प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब की मुबैना तौर पर गिरफ्तारी हुई या मुबैना तौर पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये बहस अभी जारी है। हुकूमत ये कह रही है या इंतज़ामिया ये कह रही है कि हमने अता तारड़ को गिरफ़्तार नहीं किया, जबकि अपोजिशन मुस्लिम लीग नून इस बात पर इसरार कर रही है कि अता तारड़ को गिरफ़्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और किस बुनियाद पर वो थाने ले जाए गए थे, क्यों थाने गए थे, क्या वो खुद से चले गए थे, क्या वो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ गए थे? एक तो इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ हम प्रोग्राम में ले लेंगे। दूसरा ये है कि आज और कल सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने आज जमा कराए हैं, कुछ ने हासिल कर लिए हैं, लेकिन वो कल जमा कराएंगे। कुछ लोगों ने कुछ नामों का ऐलान कर दिया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जिनको टिकट दिए जा रहे हैं सेनेट के, और बाकियों का ऐलान होना बाकी है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने कुछ लोगों का ऐलान कर दिया है। MQM ने अगरचे अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के नामों पर डिस्कशन हुई है, तो कहा है कि आप कागजात नामजदगी हासिल करें और जमा कराएं। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें परवेज़ रशीद हैं, राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं या मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। कुछ लोगों के नाम, इसी तरह से ख़वातीन के भी कुछ नाम सादिया अब्बासी साहब का सामने आ रहा है, तो लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अब आज और कल जो है वो पता चल जाएगा कि कितनी कितनी सीटों पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी पंजाब में जैसे मुस्लिम लीग नून 5 सीटें निकाल सकती है, लेकिन वो 6 पर एक्सपेक्ट कर रही है, और उसका ख्याल है कि जोर लगा के कुछ लोगों को साथ मिला के वो 6ठी सीट भी ले सकती है। तो कहाँ क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से अभी भी डिस्कशन बाकी है, क्योंकि इसका फैसला अभी हुआ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। सदाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं, बहुत शुक्रिया। बादशाह साहब खुशामदीद। आजिज़ धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले अता तारड़ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से इरशाद साहब, ये क्या हुआ, क्या गिरफ्तार हुए हैं या नहीं गिरफ्तार हुए हैं? देखें जी, मैं फिरदौस आशिक आमान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। इस हद तक तो काबिल फ़हम बात है, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के पुलिस वाले उनको थाने क्यों ले गए, ये एक नाकाबिल फ़हम बात है कि एक शख्स जो ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठता है, बैठने की कोशिश करता है, उसको उतार देना चाहिए। उसको आप थाने ले जाते हैं, ख़बर चल जाती है, काफ़ी देर तक टीवी पर शोर मचता रहता है, बयानात आ जाते हैं, उसमें बुखारी साहबा के भी और मरीम औरंगज़ेब साहबा की, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम तो गिरफ़्तार ही नहीं किया है, और उससे पहले चलना शुरू हो जाता है चैनल्स पे कि जो उनको रिहा किया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है अगर ये ड्रामा भी है, जिस तरह डॉक्टर फिरदौस आशिक आमान साहबा कह रही हैं, तो ये काबिल दाद ड्रामा है कि जो तवज्जो मबज़ूल करानी थी मीडिया की, लोगों की, कि देखें ये हुकूमत बदहवास हो चुकी है, हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, तो उसमें वो खासी हद तक कामयाब रही हैं। वैसे भी वो कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए अपने नाक पर मारना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि पुलिस क्या उनकी गिरफ्त में नहीं है। कोई मुखालिफ जो है वो ड्रामा करना चाहता है और वो ड्रामे में कामयाब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है, एक पहलू ये है। या इनको बहुत बाद में पता चलता है, इनको पता ही नहीं चल पा रहा होता कि जी हो क्या रहा है बरसरे मैदान। तो और जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून का, तो ये तो उनको कहते हैं कि ये रंगबाज हैं, शोबाज हैं, वो तो करेंगे। अपोजिशन की तो कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह से अवाम की तवज्जो मबज़ूल कराए, मीडिया को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, लोगों को ये तासुर दे कि हुकूमत बदहवास हो चुकी है। तो इस सारी मनसूबाबंदी को या रंगबाजी को या शोबाजी को नाकाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ना ये कि वो भी अपोजिशन का फ़र्ज़ है। अगर तारड़ साहब गाड़ी में बैठ गए थे तो उनको उतार देते, थाने ले गए हैं, काफ़ी देर तक ख़बरें चलती रही हैं, उसके बाद रिहाई अमल में आती है। तो मेरा ख़्याल ये है कि हम मान लेते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत को अपनी सफ़ों में, अपनी इंतज़ामिया में, पुलिस में जो है वो जायज़ा लेना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें नाकाम करने की या हमें लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है।
ख़ुद हुकूमत के ज़िम्मेदारान ये तस्लीम करते हैं कि एक तो ज़ारे शाह इफ्तिखार हसन शाह साहब थे, वो एक बड़े ख़ानदान से, सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब का नाम है, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ था। ये ख़ातून जो हैं ये ख़ातून भी हैं और सैयदज़ादी भी हैं, और बड़े एक शख्स जो कई दफ़ा MNA बन चुका है उसकी साहबज़ादी भी हैं। तो वहाँ अगर आप कैंपेन चला रहे हैं तो आपको हर पहलू देखना पड़ेगा, और इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि अगर आप इलेक्शन हारते हैं तो एक तासुर ये जाएगा, क्योंकि बरसर ज़मीन जो सूरत हाल होती है वो अलग होती है, लेकिन पब्लिक में ये तासुर जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है आज भी सेंट्रल पंजाब में मजबूत पार्टी है, और PTI 2.5 साल में उसका ज़ोर तोड़ नहीं सकी। ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन हुकूमत का उम्मीदवार कामयाब होता है, ज़िमनी इलेक्शन में अगर अपोजिशन कामयाब हो तो ये अपोजिशन की बड़ी कामयाबी समझी जाती है। तो इसलिए ये इलेक्शन अहम है, और अहम इलेक्शन में कोई अगर ड्रामा भी कामयाब होता है तो ये भी हुकूमत के बिल्कुल सही है। लेकिन एक ऐसी सूरत में औरिया साहब के जब अगर फ़र्ज़ करें किसी एक शख्स को असलहा रखने पर गिरफ्तार किया जा रहा हो और दूसरा शख्स कहे कि अगर तुम इसको गिरफ्तार करोगे तो फिर मैं भी गिरफ्तारी दूंगा और मुझे भी ले जाओ, मैं भी फिर गाड़ी में बैठूंगा, ऐसे में कार्य सरकार में मुदाखलत उसको कहेंगे? और क्या उसको गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार देना चाहिए कि तुम जो है वो पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हो और तुम ऐसा करके मीडिया की तवज्जो हासिल करना चाहते हो, तुम्हें हम नहीं लेकर जाएंगे? क्या क्या इंतज़ामिया का उस वक्त फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, पंजाब की जो हुकूमत है ना, वो अर्बन पॉलिटिक्स से बिल्कुल नाशना है इस वक्त। अर्बन पॉलिटिक्स के जो कहते हैं चीज़ें ही बिल्कुल और होती हैं। तो बुज़दार साहब अपने सिंगड़ के इलाके में, उस इलाके को जानते होंगे ट्राइबल पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्शन कैंपेन के वक्त नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, और जब इलेक्शन गुजर जाता है तो उस वक्त उन पर अमल दरामद किया जाता है। अगर कोई असला आपको नज़र भी आया होता है, कुछ किया भी जाता है, तो इलेक्शन की फ़िज़ा जो है उसके अंदर अगर आप हुकूमत में हैं, अगर आप कोई ऐसा एक्शन लेते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप अपने तो बहुत सारे वोट आप काट लेंगे, उसके हक में आप वोट डलवाना शुरू हो जाएंगे अर्बन एरिया के अंदर। अगर रूरल एरिया हो वहां आप ये हरकत करें तो ज़ाहिर बात है आपकी अथॉरिटी और रिट इस्टेब्लिश होती है, लोग कहते हैं जी क्या बात है, भले भले शेर दा बच्चा। ठीक, असल मसला ये हुआ है कि पंजाब में पहली दफा एक ऐसी लीडरशिप आई है कि जो मेन अर्बन पॉलिटिक्स और मेन अर्बन की जिसे कहते हैं ना स्टाइल जिसे होता है चीजों का, लोगों को साथ मिलाने का और इस तरह का, मतलब उससे बिल्कुल ना आशना है। यहां तो होता यह है कि बंदा जाता है और वो कहता है कि मैं जनाब झगड़ने लगा हूं, 4 फोटोग्राफर साथ होते हैं, जैसे ही मैं अपना कमीज फाड़ूं और पुलिस ऊपर हो तस्वीर बना देना। और ऐसा बहुत सारा, लेकिन हमारे एक बहुत मोहतरमा होती थी, बहुत जबरदस्त किस्म की लीडर होती थी, ह्यूमन राइट्स की बहुत जबरदस्त, उनका स्टाइल यही होता था कि वो तैयारी करके जाती थी कि कैसे उन्होंने पुलिस के सामने आना है और कैसे पुलिस ने उनकी तरफ लाठी उठानी है, और उसके बाद शेर की बच्ची की तस्वीर आ जानी है और सुबह जनाब उन्होंने कहना है क्या बात है, उन्होंने कितनी बड़ी जद्दोजहद की है। ये टैक्टिस हैं, इन टैक्टिस से नाशना है इस वक्त की जो पंजाब की लीडरशिप है ऊपर हेलमेट अफेयर में बैठी हुई, और उनको ये पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स के मैदान में उतरे हैं, आपको नमाज जुमा पढ़ाने तो यहाँ नहीं आए हैं। ठीक है, आप तो अगर आप यही काम करना है तो आप ट्राइबल पॉलिटिक्स ये है मसला। राइट सर, चले मैं वासी साहब का मौका ले लूं। वासी साहब जरा कंफ्यूजन तो खत्म कर दें, गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होकर रिहा हुए या गिरफ्तार हुए ही नहीं, या वो जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए, क्या हुआ था? अभी आपके इल्म में आया है मामला? जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से तो ये बड़ा वाज़ेह आया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया, वैसे वो सियासी स्टंट खेल रहे थे और जबरदस्ती गाड़ी में बैठे और इसलिए ना गिरफ्तार हुए और ना रिहा हुए। वो आज़ाद थे, आज़ाद हैं। बाकी तो ऐसे ही आपको पता है सियासत है, इलेक्शन है, अपने आप को खबरों में उछालने के लिए और हाईलाइट होने के लिए। लेकिन अभी शाह साहब का मौक़िफ़ था कि एक शख्स अगर जबरदस्ती गाड़ी में बैठ भी गया है ताकि वो सियासी फायदा हासिल कर सके, तो आप उसको थाने क्यों ले गए? देखिए ना, अब ये तो पुलिस का अपना काम है, कोई सियासी डिसीजन तो है नहीं। पुलिस की अगर गाड़ी में कोई जबरदस्ती बैठेगा, पुलिस अपनी रेट तो समझती है कि अगर वो चैलेंज करते हैं तो पुलिस वाले भी, उनका एक अंदाज है, एक स्टाइल है जो ट्रेडिशनल है, तो वो इस बात को पसंद नहीं करते। अदरवाइज कि जी थाने में जाके बात कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे कोई इंसानी हकूक की बहुत बड़ी तकरीर की या बहुत बड़े कोई सियासी पाबंदियों की कोई बात बंदा कर सकता है। सबको पता है कि ये चीजें बड़ी नॉर्मल हैं। अगर पाकिस्तानी इदारे में कोई गया है और
थाने से होके आ गया तो क्या फर्क पड़ गया, कौन से सियासी कारकुन के लिए कोई ये बहुत बड़ी कोई जुल्म हो गया। ये तो ऐसे ही एक दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इशू फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, कुछ है नहीं उनके पास। आजिज धामरा साहब मुख्तसरन इस पर कमेंट करना है आपको, फिर मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, वापस आके सेनेट इलेक्शन पे बात करते हैं डिटेल से। आपकी मर्जी है, अगर आपको टाइम इजाजत दे तो मैं चले मैं ब्रेक ले ही लेता हूं, तो बिल्कुल मैं एक ब्रेक ले ही लेता हूं, फिर आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आ जाते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज धामरा साहब, एक तो आप कह रहे थे कि अता तारड़ साहब की गिरफ्तारी के बाद आप कमेंट करना चाह रहे हैं, वो कर लीजिए, लेकिन साथ में एक सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि डिस्कशन सेनेट इलेक्शन पर शुरू हो जाए। मुझे सर ये बताइए कि पीडीएम के साथ सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या तय पाया है? जैसे हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब से राजा परवेज अशरफ साहब के दामाद राजा अजीम उल हक साहब को जो है वो टिकट देना चाहती है और चाहती है कि पीडीएम उसको सपोर्ट करे पंजाब में। ये फॉर्मूला क्या होगा, ये किस तरह से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असदुल्लाह पहली बात तो यह है कि आज की गिरफ्तारी के हवाले से जो वहाँ की एडवाइज़र हैं अपना मीडिया के हवाले से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, बड़ी अजीब सूरत हाल है मौजूदा हुकूमत के साथ कि उनके लोग पता नहीं कि आपस में कोई सलाह मसलियत भी होती है, क्या मौक़िफ़ देना है क्या नहीं देना है। अब मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए हम बात मान लें कि तारड़ साहब जो है वो खुद ज़बरदस्ती, इतनी अशराफ पुलिस है पंजाब की कि ज़बरदस्ती बैठ गए और बेचारे डर गए पुलिस वाले और उसको लेके थाने में बंद कर दिया और फिर रिहा कर दिया। और वो खुद एडमिट कर रही हैं कि रिहाई होती, बंद नहीं किया। नहीं वहां पर फिर जी वो थाने में तो गए ना, थाने में गए ना। तो फिरदौस साहिबा तो ये भी कह रही हैं कि रिहाई होती गिरफ्तारी के बाद है, वो तो आप और हम सब जानते हैं। अब मिसाल के तौर पर 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जो मुलाजमीन मुजाहिरीन थे उनके ऊपर जो एक पुलिस गर्दी की गई, तो फिर तो आप ये कहिएगा कि मुलाजमीन जो है वो बेचारी पुलिस से जो शेल गन है वो जबरदस्ती क्या कराची में असातिज़ा पर आपने कभी ऊपर उन्होंने शेल बरसाया? वाटर गन से कभी वो जो है वो कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ कराची में असातिज़ा पर, नर्सेज पर? वो बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। रेड जोन क्रॉस किया तो उसके ऊपर ये सब कुछ हुआ। तो वहां भी इस तरह तो नहीं कहते ना कि वो जबरदस्ती खुद से, हमने इस तरह तो नहीं कहा कि वो वाटर कैन जो है वो मुलाजमीन चढ़ के गाड़ियों में खुद मारते हैं और पुलिस को कहते हैं मुझे गिरफ्तार करो, पुलिस को उन्हीं की बंदूकों से गन पॉइंट पे मजबूर करते हैं कि हमें अपनी मोबाइलों में बिठाओ और हम फिर टीवी पे आके ये बरमला इजहार करते रहें। अफसोस तो इस बात का है ना, तो इसलिए वो काउंटर नहीं कीजिएगा उस पर। मैं तो कह रहा हूं कि आप फिर ये इनसे ये तवक्को रखें, इनको ये कहना चाहिए था कि 2 दिन पहले वो शेलिंग भी मुलाजमीन ने खुद की, अपने साथियों को जख्मी भी खुद किया और पुलिस को मजबूर किया कि हमें थानों में बंद कर दो और दहशतगर्दी की एफआईआर भी खुद थाने में बैठ के 2 अलग-अलग चीजों को वैसे आप मिला रहे हैं आजिज धामरा साहब। वो सूरत हाल मुख्तलिफ है, ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हुई है। ये आप 2 चीजों को, ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जिनका आपस में कंपैरिजन शायद नहीं बनता, क्योंकि वो एक और चीज थी, ये एक बिल्कुल सियासी सा मामला है। चलो मैं अगर आपकी बात अगर मैं मान लूं तो मैं अभी आपके प्रोग्राम में जो मौकूफ अब्बासी साहब का है उसको ठीक मान लूं या फिरदौस आशिक अहवान साहब के ये सवाल है आपका, ठीक है, आप बताएं। चलो ये सही है, ये सवाल सही है, कर रहा हूं, आप बता दें। ये सवाल सही है कि मौक़िफ़ दोनों का अलग अलग आ गया। चले अच्छा आप आ जाए सर, उस पर आ जाए। मैं यही कह रहा हूं कि एक वाक़े पे जो ड्यूल आपका जो मौकूफ आता है ना, उस पे मैंने बात की कि हमें समझ नहीं आती इस पार्टी की कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। वैसे सर जहां तक आपने सेनेट के हवाले से सवाल किया, जी सेनेट पे आ जाए। जी सही, जी आप पूछे, मैं जवाब दूं। जी मेरा सवाल ये था कि आपने पीडीएम के साथ आप एक सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय हुआ था ना। अब हम सुन रहे हैं कि पंजाब में आप राजा अजीम उल हक साहब को, जो कि राजा परवेज साहब के गालिबन दामाद हैं, उनको आप टिकट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि पीडीएम सपोर्ट करे। मेरा सवाल ये कि ये सपोर्ट का फॉर्मूला क्या बना है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर? जाहिर ये नेगोशिएशन अभी चल रही है। पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो अगर राजा साहब के दामाद हैं तो अलग बात है, मगर पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ता अपनी जगह मगर पार्टी में उनकी पोजीशन अपनी जगह पे होती है। तो पीडीएम के दरमियान जो बातचीत है डेफिनेटली वो पीडीएम की टॉप लीडरशिप के दरमियान चल रही है। एक दिन की अभी बात नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा होगा क्या नून लीग अपने 5 में से एक उम्मीदवार की बजाय
पीडीएम के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी, अपना एक उम्मीदवार विड्रॉ करके, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह? असदुल्ला अगर बात मैच्योर हो गई तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है, चलें एक चीज़ मैं सदाकत अब्बासी साहब से पूछ लूँ, फिर मैं औरिया साहब और शाह साहब के पास आता हूँ। ये सदाकत अब्बासी साहब, ये फैसल वाडा साहब अच्छे खासे वजीर हैं, एमएनए इलेक्ट हुए हैं, फिर उसके बाद वजीर बन गए, उनके पास वजारत है, वो काम कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त। उनको सेनेट में लाने का फैसला किस हिकमत के तहत किया गया है? ये सदुल्ला, पहले तो पिछली बार से मैं ये बात कर लूँ कि मेरे कुछ शो की रिकॉर्डिंग थी और मुझे नहीं पता कि बहुत बड़ी मेरे पास डिटेल नहीं थी कि फिरदौस साहबा का क्या बयान आया जी। तो ना तारड़ साहब खुदा न खासा कोई ऐसा कोई बड़ा वाकया हो गया कि जिसपे बहुत बड़ा हमारा इख्तलाफ राय आ गया या कोई बहुत बड़ी कोई डिफरेंस। आपका एनालिसिस था, उन्होंने मौक़िफ़ दिया था हुकूमत का, ये फर्क मैं समझ रहा हूँ सर। मैंने जो ज़रा मैं चूंकि तकरीबन 2-3 घंटे से मैं टीवी शोज की रिकॉर्डिंग में, तो मेरे पास मालूमात नहीं आई। ठीक। अब दूसरी बात ये कि फैसल वाडा देखें, पार्टियों की अपनी इंटरनल उनका मामलात होते हैं, किसको हमने वजीर बनाना है, किसको सेनेटर बनाना है, किसको एमएनए रखना है, किसको इस्तीफा देना है। गवर्नर जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं, ये एक दफा ये सेनेटर बन गए थे, लेकिन बाद में उनको रिजाइन करा के उनको पंजाब। सही है, लेकिन सर हर फैसले के पीछे कोई वजह होती है ना, इसके पीछे भी कोई वजह होगी। ये अब पार्टी की अपने इंटरनल पॉलिसी है कि फैसल वाडा साहब को सेनेटर बनाना चाह रहे हैं। एक सेंस से हमारे पास कोई उस तरह की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे एमएनए के जोर को लगा दिया जाएगा। और चूंकि एक उनका एक मामला भी चल रहा है जिसको पैरा कर रहे हैं कि उनका एक केस भी चल रहा है, तो वो भी अब उसकी भी एक कोई कानूनी रास्ता निकल आए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इसमें अच्छा, ये चले, ये अब आपने मान लिया कि बुनियादी तौर पर ये इसलिए फैसला हो रहा है ताकि उनकी दोहरी शरीयत वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा। असदुल्ला, आपके सवाल के जो पीछे सवाल था, हाँ, क्योंकि पीटीआई कोई इस तरह के खुफिया काम करती नहीं है, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे जो आपने अगला मुझसे पूछना था, मैंने कहा मैं खुद ही कह दूं। सब शोज में ये सवाल हो रहा है कि जी कोई उनका कोई केस तो नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ अगर केस का मामला भी है तो वो हल हो जाएगा। अगर कोई किसी भी आदमी को अगर कानूनी रास्ता मिलता है। लेकिन अगर एक शख्स सर मेरिट फिर क्या हुआ? अब एक शख्स ने अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसको कानून को फेस करने दीजिए ना, कानून को फेस करे। अगर उसने गलत किया तो वो घर जाए, आप उसको डिफेंड करके सेनेट में ले जा रहे हैं सर, ये अखलाकी तौर पर कैसे जायज हुआ? मुझे बता दें, कानून को फेस करने का तरीका ये है कि वो नवाज शरीफ तो नहीं है कि वो कहे मुझे क्यों निकाला या मुल्क से बाहर भाग गए। वो अपना जो उनका कानूनी हकूक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से एक सर ये तो इसको कानून के साथ खेलना कहते हैं वैसे। नहीं, ये तो आपकी बात एक मफरूजा था, उसके ऊपर मैं मफरूजा दे रहा हूँ। मैं कोई ये सॉलिड बात तो नहीं कर रहा। मैंने कहा ये पार्टी का इंटरनल फैसला है, लेकिन आप जो चीज पैराए में सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा मैं आपका काम आसान करता हूँ, लेकिन मेन चीज ये है कि वजीर आजम या पार्टी चेयरमैन समझता है कि किसको कहाँ पे आपने रखना है और किससे कौन सा काम लेना है। मेरा ख्याल है ये पार्टियों का अपना मैंडेट होता है, उनका इस्तेकाक होता है, वो जो मर्जी करें उसमें किसी और की तो कोई। हाँ, अगर वो खुदा ना खास्ता कोई नाअहल होते, हम उनको पीपल्स पार्टी और नून की तरह किसी और सूबे से लड़ाते तो फिर तो बात तो एक ही है सर, वैसे फर्क तो कोई खास नहीं है। नहीं, कैसे एक है सर? एक शख्स को आप एक जगह से बचा के सेनेट में कर रहे हैं ताकि अगर उसने गलत काम किया हुआ है तो वहां से उसका केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये तो असदुल्ला आपका मफरूजा है ना, मैं आपको मफरूजे पे बात करता हूँ। अगर गवर्नर पंजाब को चौधरी सरवर साहब को हम सेनेट से उठा के गवर्नर पंजाब लगाते हैं, ठीक तो है, आप कहेंगे आपको ये पसंद नहीं आया, ये तो आपकी मर्जी है। अच्छा ही है, तो मैंने तो सवाल में रखा ही नहीं था कि मैंने तो उनके केस का जिक्र ही नहीं किया था सवाल में, तो आप खुद लेकर आए, उसके नतीजे में मैं ये मफरूजा कायम कर रहा हूँ। औरिया साहब, सर मुझे ये बताइए, कानूनी राय आप दीजिएगा क्योंकि आप जो हैं वो वकील भी हैं, कि केस जो चल रहा है फैसल वाडा साहब पर दोहरी शरीयत के हवाले से कि उन्होंने उसको छुपाया, अब अगर वो सेनेट में आ जाते हैं और वो जिस बुनियाद पर उन पर केस चल रहा है वो बुनियाद ही खत्म हो जाती है, तो केस तो खत्म हो जाएगा ना, फिर ये केस रहेगा, नाअहली की तलवार लटकेगी उनके ऊपर फिर भी। नहीं, ये बहुत गलत मशवरा दिया किसी ने उनको। मसला ये है कि केस बुनियादी तौर पर रॉन्ग स्टेटमेंट का केस है, और रॉन्ग स्टेटमेंट की बुनियाद पे एक गलत बयानी का केस है 62 से, तो गलत बयानी की केस जो है वो पीछा करेगा। तो ये किसी ने गलत मशवरा दिया है
कि जनाब इस वक्त फौरी तौर पे तो आप वहां चले जाएं तो कम से कम इलेक्शन कमीशन से निकल आएंगे, लेकिन उन्हें दोबारा चल पड़ेगा। ज़ाहिर बात है गलत बयानी तो हुई है। आप देखें ना, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुशर्रफ के जमाने में गलत बयानी से काम लिया था और अपने गलत जाली डिग्री जमा कराई थी, उनका केस पीछा करता रहता है। तो ये तो ये जाली डिग्री करता रहता है, आज भी करता रहता है। या तो ये है ना कि वो बुनियादी तौर पर ऐसा हो कि आप डिग्री ना रखते हो, आप इलेक्शन ना लड़े हो। असल मसला वही है कि क्या जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त दोहरी शरीयत रखते थे कि नहीं थे? अगर वो रखते थे तो उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट किया, वो भी गलत है। अगर उन्होंने कंसीलमेंट फैक्ट नहीं किया, गलत बयानी से काम किया, तब भी गलत है। तो ये तो 62-63 में आ जाएगा ना फिर आगे जाके। तो ये मेरा ख्याल है, शायद मेरी अगर बात इमरान खान साहब तो पार्टी सुन रही होगी, तो उनको अंदाजा हो जाएगा। ये समझाने के लिए आप कह सकते हैं कि अगर फैसल अगर एक सीट है, हाँ ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर इकामा छुपाने पर नवाज शरीफ साहब सेनेट का इसका इलेक्शन नहीं लड़ सकते कौमी असेंबली का, तो सेनेटर वो बन सकते हैं। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। नहीं, अगर फैसल वाडा बन सकते हैं तो वो बन सकते हैं। जो है ना, नहीं इस तरह का फैसला नहीं हुआ ना अभी तक। अभी फैसला नहीं हुआ। असल मसला यह है कि उसके केस का फैसला भी नहीं हुआ। जब फैसला हो जाएगा तो ये केस दोबारा शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, ये चीज। अगर ये सेनेटर बन जाते हैं, इरशाद आरिफ साहब सेनेटर बन सकते हैं, सेनेटर रह नहीं सकते। हाँ, सेनेटर बन जाते हैं और फैसले इनके खिलाफ आ जाता है तो सेनेटर नहीं रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं। जी इरशाद साहब, आपकी राय? गुजारिश ये है कि अखलाकियात पर भी जरा, सियासी अखलाकियात पर भी बात कीजिएगा। मैं आता हूँ। कानूनी पोजीशन ये है कि फैसल वाडा साहब पर केस ये है कि जब उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए उस वक्त दोहरी शहरियत के मालिक थे, बल्कि दोहरी शहरियत अमरीकी अगर शहरियत उनके पास थी तो वो दोहरी शहरियत नहीं थी, वो पाकिस्तानी शहरी थे ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में डुअल नेशनैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं था उनके पास। जो शख्स अमरीकी शहरियत ले लेता है वो पाकिस्तानी शहरियत नहीं रख सकता। ये सिर्फ सहूलत है दौलत मुश्तरका के जो ममालिक हैं, यानी ये कनाडा में है या ऑस्ट्रेलिया में है, ये यूके में है, और इंडिया ने इसको भी डिनाई किया है, इंडिया में नहीं है। इंडिया ने यही किया था कि जी दोहरी शहरियत थी, लेकिन हमारे यहाँ ये इजाज़त दी गई थी। लेकिन अरकान असम्बली के लिए ये शर्त थी कि जी वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। तो अगर वो उनके पास अमेरिकन शहरियत है तो वो पाकिस्तानी शहरी थे ही नहीं उस वक्त। ये तो है एक पहलू उसका। दूसरा ये है कि अगर वो सेनेट में चले जाते हैं तो जब सेनेट का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं या कागजात नामजदगी जमा कराते हैं उस वक्त अमरीकी शहरी अगर नहीं हैं, वो अपनी सरेंडर कर चुके हैं शहरियत, तो फिर उन पर वो केस नहीं रहेगा। जो ही वो जाएंगे उधर से केस डिसमिस हो जाएगा कि जी वो मेंबर असम्बली चूँकि नहीं रहे तो इसलिए अब उन पर केस नहीं चल सकता। और इसकी मिसालें मौजूद हैं। जमशेद दस्ती साहब पर जब ये केस बना था जाली डिग्री का, तो उन्होंने वो सीट जब छोड़ दी थी तो वो केस ख़त्म हो गया था, वो दोबारा इलेक्शन लड़के जीत के आ गए थे। और इस तरह के कई लोग हैं, कम से कम 3-4 MNAs हैं जिन्होंने उन पर जाली डिग्री का केस था, जब उन्होंने वो सीट छोड़ दी, केस ख़त्म हुआ, दोबारा वो इलेक्ट होके आ गए, किसी ने एतराज़ नहीं किया। तो फैसल वाडा साहब पर कानूनी तौर पर कोई कदगन बाकी नहीं रहेगी। अब इसका आ जाता है अखलाकी पहलू। अखलाकी पहलू ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शद्दो मद से ये तबलीग करते रहे हैं, तलकीन करते रहे हैं, ये बाकायदा मुहिम चलाते रहे हैं, और इसी बेस पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिलवाया है कि उन्होंने इकामा छुपाया और वो बाकी जो जायदाद वगैरह का था तो 62-63 के तहत वो नाअहल हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। तो अब ये अखलाकी पहलू है। अगर कोई शख्स दोबारा जाए तो वहाँ ये मसला होगा वावडा साहब का कि उन पर साबित नहीं होगी गलत बयानी। अगर तो वो फैसला आ जाए अदालत का और वो साबित हो जाए तो वो फिर नाअहल हो जाएंगे हर तरह की मेंबरशिप के। लेकिन चूँकि वो फैसला नहीं आ रहा तो फैसले के बग़ैर आप उनको नाअहल करार नहीं दिलवा सकते। लेकिन अखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को चाहिए और इमरान खान को ये असल में उनको सेनेट का टिकट देने का मतलब ये है कि आपने मान लिया कि वो गिल्टी हैं और वो उन्होंने गलत बयानी की थी। जब एक आपका मेंबर गलत बयानी का मुर्तकब होता है उसके सर पर तलवार लटकी हुई है, उसके मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है कौमी असम्बली की, वज़ीर नहीं रह सकते। तो उसको अखलाकी तौर पर
टिकट देना सेनेट का मैं समझता हूँ एक गलत फैसला है, जिसका एहसास किसी और सियासी जमात को होना हो, तहरीक इंसाफ को और जनाब इमरान खान को करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और जायज़ पर तौर पर वो ये कहते रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स जिस पर साबित ये हो जाए, जिस पर ये साबित हो जाए कि वो इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो उसको मेंबर असम्बली नहीं रहना चाहिए। वो मिसाल देते हैं जापान की कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, उन्होंने कल ही सिंगापुर की मिसाल दी है कि वहाँ एक शख्स पर इल्ज़ाम लगा, उसने खुदकुशी कर ली। जब वो ये मिसालें देते हैं कि अगर एक अवामी नुमाइंदे पर इल्ज़ाम लगे तो वो साबित होने के इंतज़ार नहीं करता, वो या खुदकुशी कर लेता है या सियासत से छोड़ देता है। और ये मिसालें इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा हैं। ये खुदकुशी की तो हम हौसला शिकनी करेंगे, वो ये तो नहीं करनी चाहिए, वज़ारत छोड़ सकते हैं। 2010 के इलेक्शन हुए थे यूके के और डेविड कैमरून आए थे। आपको याद होगा कि उनके 2 वज़ीरों ने इस बेस पर इस्तीफ़ा दे दिया था, छोड़ना पड़ा था चंद महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर अंदर, कि एक पर इल्ज़ाम लगा कि उसने अपने एक दोस्त के जो था प्लाजा था या कोई इमारत थी वहाँ अपना दफ्तर कायम किया और मकसद दोस्त को फ़ायदा पहुँचाना था। इस बेस पे उसने वजारत छोड़ी। दूसरे पर था कि उसने किसी खातून को अपना सेक्रेटरी रखा और वो पता चला कि जो उसके ताल्लुकात थे तो वो सरकारी पैसा उसको तनख्वाह वहाँ चूँकि सेक्रेटरी को मिलती है, तो इस बेस पे उसको निकाल दिया गया या उसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो चूँकि ये अखलाकी मिसालें बयान करते हैं इमरान खान साहब, तो मेरा ख्याल है सदाकत अब्बासी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो खान साहब को और पार्टी को समझाएं कि ये काम आप ना करें, आप मिसालें कायम करें। अगर वावडा साहब जो हैं वो फेस नहीं कर पा रहे केस, तो आप उनको टिकट दे के ना बचाएं। कम ठीक है। और ये साहब आपको एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं किसी? जी मैं इसलिए कह चूँकि मैं खैर शाद आरफ साहब को ने शायद उनकी नज़र से नहीं गुजरा, ये जो डुअल नेशनैलिटी का जो एक्ट है, बायलैटरल है, इसमें पाकिस्तान 20 ममालिक के साथ नेशनैलिटी रख सकता है, और जिनमें बरतानिया है, फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम है, आइसलैंड है, उसमें 15 नंबर पे अमेरिका भी शामिल है। और ये अमेरिका का मायदा को 3-4 साल पहले हुआ था, पता नहीं फैसल वाटा का उससे पहले क्या बात, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब अमेरिका में अगर कोई है तो वो कर सकता है, डुअल नेशनैलिटी रख सकता है। पाकिस्तान ने कहा था, इंडिया ने, उनकी बात ठीक है कि इंडिया ने उनको क्योंकि ऑनर गया, तो इसलिए मैंने कहा शायद नहीं हो, तो ये लीगल पॉइंट है। पाकिस्तानी अब रख सकते हैं 4-5, ये जब से 9/11 हुआ उसके बाद को मुझे साल याद नहीं है, तो ये चूंकि एक्ट मेरे सामने खुला हुआ है, एक्ट के तहत 20 ममालिक, इसमें मिस्र भी शामिल है और उसमें डेनमार्क भी, जर्मनी भी। जर्मनी में सिर्फ एक शिक है कि आपके बच्चे वहां पैदा होने चाहिए, लेकिन बहरीन भी है। और ये साहब और इरशाद साहब का इत्तेफाक इस बात पर है कि अखलाकी तौर पर पीटीआई को ये फैसला नहीं करना चाहिए, इसका जवाब तो सदाकत अब्बासी साहब देंगे। लेकिन अखलाकी तौर पे जी, लेकिन धामरा साहब नहीं, और ये साहब हम रख सकते हैं, अमेरिकन जो हैं इजाजत देते हैं डुअल नेशनैलिटी की। जी 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 जी, ये बायलैटरल होता है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ डुअल नेशनैलिटी अरेंजमेंट्स विद द फॉलोइंग 20 कंट्रीज, ये दोनों रख सकते हैं सर। ठीक है, न्यूजीलैंड भी है जी उसके अंदर, स्वीडन भी है उसके अंदर। ये मैं एक्ट पढ़ना चाहता जी, रख सकते हैं, रख सकते हैं जी धामरा साहब। ये मुशर्रफ की रहते हैं सर जो हमें मिली। देखिए पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ को इन टॉक शोज के अंदर अगर आप हम अपोजिशन की जमायतों को कॉल ना भी करें ना, इनका एक नुमाइंदा बिठाएं और इनके लीडर के साबका बयानात इनको सुना के उनके जवाब लेते जाए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा और वो इनके साबका जो बयानात होंगे वैसे ये हर पार्टी के लीडर के साथ किया जा सकता है। ये शो हर पार्टी के लीडर के साथ किया जा सकता है। नहीं, असदुल्ला, पता नहीं क्यों आप मेरी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जो दाई थी जमात सबसे बड़ी क्लेम करती थी, तब्दीली की बात करती थी, अखलाकियात की बात करती थी, मैं तो वो बात कर रहा हूं। आप खामखा मेरी बातों को मिक्स कर रहे हैं इनके साथ। मगर मेरे कहने का मकसद है, इस सारी सिचुएशन में अगर कोई तबका परेशान है तो वो है जो फाउंडर मेंबर थे पीटीआई के, वो थे, और वो लोग थे, वो यूथ थी, वो नौजवान थे जो आज भी मुंतज़िर हैं कि काश उन्हें सेनेट में मौका दिया जाता कि जी हमने फलां पीएचडी किए हुए एक नौजवान को सेनेट में ला रहे हैं जो पहले किसी पार्टी में नहीं था, खानदानी तौर पर कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसने तब्दीली
पे यकीन रख के पीटीआई ज्वाइन की थी, तो यूनिवर्सिटी के पास आउट पीएचडी होल्डर्स, एमए पास, बीए पास को लाते हैं ना आप, फिर हम कहते कि जी हमारा मौकूफ बिल्कुल गलत था, आप बिल्कुल ठीक है। बलोचिस्तान में कादर बलोच साहब, जाती तौर पर मुझे एहतराम है, कल का दिन है, उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट एंजॉय की, जिस पार्टी के खिलाफ आप बोलते रहे वो उसकी अहम पोजीशन पे थे, आज आप सेनेट में नामजद कर रहे हैं। नहीं, वो अब्दुल कादिर बलोच फैसल वाडा का जो केस है, ये वो नहीं है साहब, ये वो अब्दुल कादिर बलोच साहब नहीं है। अगर वो होते तो शायद लोग कहते ठीक हुआ है। ये कोई ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं जो इस्लामाबाद में होते हैं। ये उससे बड़ा सितम ये है कि उनको टिकट दिया जा रहा है जिसका नाम ही लोगों ने पहली दफा सुना है। सिंध में भी ऐसा हुआ है ये सिंध में भी हुआ है। चले साहब है, सिंध में भी हुआ है। जो टेक्नोक्रेट पे आए हैं वो नेबज़दा है। मैं चैलेंज करता हूं कि वो नेबज़दा है सिंध से। जो टेक्नोक्रेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े अरबपति हैं, अल्लाह उन्हें और भी खुशहाल रखे। मगर फैसल वाडा का जो केस है, ये एडमिट कर रहे हैं आप, और अपने सारे मौकूफ के इमरान खान के, मैंने कहा कि वो क्लिप दिखाएं अब्बासी साहब को, मैं अपना टाइम भी अब्बासी साहब को देता हूं। ये अपनी जो यूथ है एक्चुअल, इनकी जो पुरानी पीटीआई है उसको मुतमिन कर दे, पाकिस्तानी कौम को छोड़ दे, अपोजिशन को छोड़ दें। चले, बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं, अब सदाकत अब्बासी साहब के लिए पुराने लोगों को इसका जवाब देंगे अब्बासी साहब। छोटा सा मैं ब्रेक ले लूं सर, इसका फिर जवाब दे दीजिएगा। और जरा शफाफियत की बात करनी है, कैसे इंश्योर की जा रही है और क्या होने जा रहा है, क्या ओपन बैलेट से होगा, सीक्रेट बैलेटिंग से होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद। सदाकत अली वाहिद साहब, अभी एतराज़ात की बौछार हो गई तीनों पैनलिस्ट की जानिब से। फैसल वाडा को जो इलेक्शन लड़ाने का फैसला है पीटीआई का, उस पर आप ज़रूर इस पर कमेंट करना चाहेंगे, कर दीजिएगा। प्लस एक सवाल और ले लें कि अब्दुल कादिर कौन हैं जिनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है, कोयटा से इनका ताल्लुक है, इनका क्या सियासी बैकग्राउंड है और किस सहलियत की बुनियाद पर इनको सेनेटर बनाया जा रहा है? जी वाहिद साहब। अच्छा, पहले तो आज दामरा साहब ने कहा कि पीटीआई वालों को अपनी तकरीरें सुना देनी चाहिए, तो चलें, इनका तनकीद है। मैं इन्हें कहता हूँ ज़रा वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ें, जिसमें आपकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि हम जब भी आएंगे नवाज शरीफ साहब साथ मिल के हम ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसको ओपन वोटिंग से करेंगे। तो आज आप पैसे कमाने के लिए, या चलें मैं क्या कहता हूँ सेनेटर ख़रीदने के लिए, आप उससे पीछे हटे, इससे कोई बड़ी बात है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो मैं कर सकता हूँ। रही बात कि पीटीआई ने कैसे सेनेटर इंट्रोड्यूस कराए, तो जो सेनेटर्स हैं मैं उनका आपको कुछ तारफ़ करा दूँ। एक वलीद इकबाल हैं जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं, आप सब जानते हैं, और उन्होंने वो प्रोफेसर थे, पीटीआई ने उनको इंट्रोड्यूस कराया। एक फैसल जावेद खान है जो पीटीआई के बड़े अरसे से, आपको पता है पीटीआई के बिल्कुल बच्चे थे तो उस वक्त से कारकुन है। अभी आपको पता है शिबली फराज, अहमद फराज के बेटे हैं। इसके अलावा आप नाम लेते जाए सैफुल्लाह नियाज़ी को, आप ये कह रहे हैं कि अगर 10 अच्छे सेनेटर हमने 10 अच्छे सेनेटर मुंतखब कराए हैं तो 2-1 की रियायत होनी चाहिए अब्दुल कादिरों की भी। नहीं, आप जरा पहले मैं जो आपको, ताकि तो सर आप तो फिर 30 सेनेटर्स का तारुफ मुझे कराएंगे तो टाइम चला जाएगा ना। सुने, नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि ये वो मिसालें हैं जो शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं दे सकती। आज तक पीटीआई ने मिसाल कायम की है कि हमने 20 अपने एमपीएज इसलिए निकाले कि उन्होंने पैसों का लेन देन किया, और वो हमें हुकूमत हमारी खत्म हो जाती, हम अगला इलेक्शन हार जाते। लेकिन अखलाकियात का आला मेयार जी नहीं, आपके सामने मिसाल है ना। आज भी हम शफाफियत की बात कर रहे हैं, ये जो पैसों वाली आपकी बात है मैं इसको नहीं मानता। मैं तो सूबाई स्पीकर को कौमी असेंबली का स्पीकर बना दिया और चीफ मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, वहां पर आप क्या कह रहे हैं? चौधरी सरवर के पास 30 वोट थे और 52 वोट लेके आ गए पंजाब में। यार ये छोड़े ना इस बात को। अच्छा, अखलाकियात को छोड़े, अखलाकियात को पीटीआई दूर तक। दामरा साहब सुन ले, जिन दोनों का आप नाम ले रहे हैं उन पे कोई इल्जाम नहीं है, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। जबकि जो आपके 7 एमपीएस के पीछे 2 सेनेटर बने, आपने ना उनको फारिग किया, और अभी आपके 14 बंदे जो बैठ गए थे आपके हक में खड़े हुए। अच्छा, आप जानते हैं इनको, उनको भी अब्दुल कादिर साहब को जानते हैं आप? कौन है ये, क्या बैकग्राउंड है? नहीं, मैं वैसे फ्रैंकली मैं नहीं जानता। मैं आज तो मैंने बहुत सारे टॉक शोज रिकॉर्ड किए, इसलिए मैं अभी इसके बाद पता कर लूंगा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, मैं इमरान खान को जानता हूं। इनसे पूछें कि वो नेबज़दा नहीं है क्या नाम है जो टेक्नोक्रेट के जो अभी आपने नामजद किया है, आप बताएं ना, इनसे पूछें।
इनसे पूछे सुने मैं दामरा साहब मैंने आपको पूरी तकरीर करने दी, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, बात ही नहीं करने दे रहे। देखिए मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूं, अपने कैंडिडेट के नाम बता दे, अपने कैंडिडेट के नाम बता दे, वो अभी भी नेब पैसों की सियासत, नेब में केस चल रहा है उसका। सुने पैसों की सियासत और लेन देन की सियासत का चौधरी सरवर के पास 22 वोट कैसे आए थे पंजाब असेंबली में? अच्छा चले एक मिनट धामरा साहब आप बात कर लें। जवाब जी मुझे जवाब भी तो करना था ना। चौधरी सरवर इनको बताएं कि पंजाब की सियासत में अराई और जट का क्या कॉन्सेप्ट है। चौधरी सरवर अराई बरादरी के बड़े एक सरकर्दा आदमी हैं, उनकी हर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है। आप कोई मुझे साबित कर दे किसी को 1 रुपया दिया हो तो मैं अपनी बात पीछे लेता हूं। आपका तो साबित हो गया, हमारे बंदे बिके, आपने खरीदे, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं किया। आज भी आप चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन कमा चुके हैं। चले मुझे मौका सही खरीदे किसने? अब धामरा साहब मुझे ये बताइए, आप पीडीएम में एक तो उनके साथ हैं, प्लस आपकी सीओडी में 23 का बयान चला सकते हैं असदुल्ला जी। आप इमरान खान के बयान चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, और हम चलाते रहते हैं। इमरान खान साहब के बेशुमार बयान रोजाना चलाते हैं। वो तो तब्दीली के दायरे इस मौजूद पर बात हो रही है ना। तो चोर थे, डाकू थे, धामरा साहब इस मुल्क में ये बताइए उम्मीद किसका नाम था? इमरान खान के बयान हम रोज चलाते हैं, पुराने महंगाई से मुताल्लिक, स्टील मिल से मुताल्लिक मुख्तलिफ चीजों पर चलाते रहते हैं। मेरा सवाल ये, इस मौजूद पर मैं आपसे सवाल आपके सामने रख रहा हूं ना। मेरा सवाल ये है कि क्या आप जो आपने शिक नंबर 23 में कहा था सीओडी की, आप क्या ये एक मौका नहीं है आपके पास कि आप इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए किरदार अदा कर दें? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, पीटीआई ने 50 करोड़ रुपए फंड की बात करके वजीर आजम इमरान खान ने अपने ही मेंबरान को खरीदने की कोशिश की है। हम कह रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज थी, इसमें कम से कम 6 महीने पहले चलते, क्योंकि ये बिल आता, आप तमाम स्टेक होल्डर को एक टेबल पे आते, ये स्टैंडिंग कमेटी कर लें, कोर्ट का फैसला स्टैंडिंग कमेटी में ये जाता, फिर ये वापस आता हाउस में, उसको लोग चैलेंज करते, फिर रिव्यू का टाइम होता है। ये 6 महीने का पूरा पीरियड है। ये पीटीआई के ख्वाहिश पे ऐसे नहीं है कि जो अमेंडमेंट है इनके कहने पे बस इनकी ख्वाहिश है। स्टैंडिंग कमेटी के पास था, जिस 5 करोड़ रुपए को नहीं पाकिस्तान नहीं, ये जो 26वीं शिक है इसमें रुकावट कौन है? पीटीआई, क्योंकि इनके बुजुर्गान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में पहली मर्तबा पॉइंट आउट किया कोरम को। ऐसा हुआ है कभी कि आप जो अमेंडमेंट करने जाएं उसमें अपने ही वजीर जो है वो कोरम की निशानदेही कर दें? इतनी मुनाफकत होती है कोई? और दूसरी बात कि 5 करोड़ डेवलपमेंट फंड अगर रिश्वत थी, हराम थे, और 50 करोड़ का ऐलान, ये क्या था? इसको माने ना कि ये रिश्वत थी, माने तो सही, एडमिट तो करे। वो तो अदालत 50 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, अच्छा चलें। औरिया साहब मुझे सर ये बताइए कि ये हम हर दफा हर सेनेट पर मुख्तलिफ नाम नहीं की थी, हर दफा हमारे पास सेनेट में मुख्तलिफ नाम सामने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें बड़ी हमेशा हैरत का इजहार होता है कि ये कहाँ से आ गए। अभी जैसे अब्दुल कादिर साहब की बात हो रही है, एक नाम आजिज धामरा साहब ने लिया, गालिबन सैफुल्लाह अबड़ो की बात कर रहे थे, वो टेक्नोक्रेट की सीट पर जो आ रहे हैं कि वो नैबज़दा हैं, इनके धामरा साहब कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टियों को और तमाम पार्टियों को सेनेट जैसे एक मुकद्दस हाउस में किन बातों का ख्याल रख के लोगों को लाना चाहिए? और ये साहब देखें, सेनेट की पूरी तारीख में सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है बस, और वो ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के इंतकाल के बाद गुलाम इसहाक खान को सदारत की कुर्सी पर बिठाया था। उसके अलावा सेनेट की कोई कंट्रीब्यूशन अब तक नजर नहीं आई। ये चारों सूबों का जो वफाक का नुमाइंदा है, ये एक मजाक है। आप आज नहीं 70 के बाद से चल पड़े ना, इवन जुल्फकार अली भुट्टो से, हबीबुल्लाह खट्टक के जमाने से भी आप चल पड़े ना, तो ये बुनियादी तौर पर एक जिसे कहते हैं, हमने 2 अवानी पार्लियामेंट लिख तो दिया था आइन के तहत, लेकिन हम बुनियादी तौर पे चाहते यही थे, शुरू दिन से ये चाहते थे कि कौमी असम्बली की बर्तरी रहे, वजीर आजम जबरदस्त रहे, सदर हो, सेनेट का चेयरमैन हो, वो उसके साथ छड़ी बन के चलता रहे, और यही हुआ आखिर वक्त तक, यही हुआ। और उसके बाद भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक आया, ज़ियाउल हक के बाद बाकी जितने भी लोग आए, तो मजाक तो बनना था। असल में सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, ये बुनियादी तौर पर 2-3 चीजों की वजह से चलते हैं। एक वो कि जो लीडर को महबूब होता है
और वो इलेक्शन जीत नहीं सकता। जो लीडर का रिश्तेदार होता है, मतलब सागदार साहब इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, वो उसको वजीर भी बनाना था, कोई तरीकेकार तो होना है। इस तरह जो मतलब शिबली फराज साहब इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो इस तरह यहाँ भी आप कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब इसीलिए आ रहे हैं सेनेट में, वो होते थे। हाँ जाहिर बात, कोई देखे ना, मसला सारा ये है कि या तो आपको कानून पास कर ले, असेंबलियां आपके पास रही हैं, नौशाद जी के पास 2/3 मेजॉरिटी रही है, सारे मिलके कहें कि यार अगर हमने वाकई किसी बंदे को वजीर लगाना है तो कोई एक परसेंटेज रख लो कि जो ज़हीन आदमी हमने वजीर लगाना है 1% 2%, हर जगह रखा जाता है। आप पता है बरतानिया का जो वजीर दफा है वो जर्नैल होता है, कभी किसी ने इतराज किया? मुस्तकिल 300 साल से जर्नैल चला आ रहा है। वो कहते हैं जर्नैल, भाई जंग जर्नैल ने लड़नी है, मैं ऊपर सियासतदान बैठ के क्या करूंगा? उसको स्ट्रेटेजी पता होती है। ठीक। अब ईरान में वज़ीर दफा जर्नैल है, इसी तरह उन्होंने म्यांमार में रखा हुआ 25। ओ भाई अल्लाह के बंदो कुछ कर लो। ये जो है ना आपने अब ये सेनेट होना चाहिए था बाइंडिंग फोर्स जी। उस बाइंडिंग को मैं आपको बलूचिस्तान में जो मैं रहा हूं, बलूचिस्तान में सबसे कम पैसे लग के सेंटर बनता है, क्योंकि 6-7 सीटें हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर नोटों वाले बहुत पहुंचते होते हैं, बहुत ज्यादा वहां सही है, वहां पर कम लोगों के वोटों से बन जाता ना सेनेटर। एक मरहूम जहरी साहब हुआ करते थे, वो सिर्फ सेनेट के इलेक्शन ही लड़ते थे। वो भुट्टो साहब के दौर से हमेशा वो कामयाब हो जाते थे, किसी पार्टी के बगैर वो पैसे लगा देते थे और आराम से वो लेकिन सर इतने पैसे सेंटर क्यों खर्च करता है? वहां से उसको पे बैक क्या होता है? मतलब वो सेनेट में आ गया सर, तरक्याती फंड देखिए सेनेटर को भी मिलते हैं। बात ये है कि दाव लगा तो मिनिस्टर बन गए, वरना तो तरक्याती फंड तो मिलने ही है ना, चुदराहट के लिए भी तो पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन तहरीक इंसाफ से जो है वो हमें अफसोस इसलिए हो रहा है कि आप सिदाकत अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि मैं अब्दुल कादिर को नहीं जानता। सिदाकत अब्बासी साहब जो हैं तवील अरसे से तहरीक इंसाफ में हैं और इस्लामाबाद में होते हैं, उसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है, पिंडी से। अगर इनको भी नहीं पता कि अब्दुल कादिर कौन हैं, जो इस्लामाबाद में मुकीम हैं, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं, हमें यहाँ बैठ के मालूम है ये वहाँ कारोबार करते थे, क्वेटा में सेटलर हैं। उसके बाद जब हालात ख़राब हुए तो ये भाग के इस्लामाबाद आ गए। अमीर आदमी, अब ये ATM होंगे किसी एक के। मैं यही अफसोस हो रहा है कि जिस पार्टी ने तब्दीली लानी थी, जो हम मेरे जैसे लोग यकीन करते हैं कि इमरान खान तब्दीली लाने के लिए मुझे ज़रा मौका दीजिएगा, मैं इस पे, लेकिन जब वो ऐसे लोगों को वो टिकट दे देते हैं, ठीक है, और एक मिनट आप फैसला कर लें, आपने मौका देना है। वलीद इकबाल का नाम ले रहे हैं। वलीद इकबाल से पहले किसको वोट टिकट मिला था सेनेट का? उनका क्या ताल्लुक था PTI से? वलीद इकबाल नाराज थे, वो छोड़ना चाहते थे। उसके बाद वलीद इकबाल की जगह कौमी असम्बली का टिकट किसको मिला था? जी, ज़िमनी इलेक्शन में। तो मेरा मतलब है कि ये चीज़ें जी अब्बासी साहब इंसाफ में नहीं होनी चाहिए। जी अब्बासी साहब, आखिरी मिनट है सर। देखें, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बात है बलूचिस्तान की, तो PTI को बहुत ज़्यादा वहाँ वाइब्रेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे पास नज़रियाती कारकुन नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके पास कोई ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जिसको लीडर लाना चाहते हैं। इसमें जो आपने कोई बात निकाली है, कोई ठेकेदार की या कोई चीज़ की, ये तो मैं नहीं समझता कि PTI की कोई ऐसी तारीख है कि हमें कोई इस तरह के लोगों को, हो सकता है सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जरा उरूज देने के लिए लाया गया हो। ये पॉजिटिव साइड भी तो देखनी चाहिए ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करें, PTI के पास पंजाब में, KP में बहुत ज्यादा हमारे पास कारकुन है। जब तक बलूचिस्तान की बात है, पार्टी उतनी ज्यादा नहीं फैली। आपको पता है वहां पे सियासत इलेक्टेबल्स की है और ज्यादा। चले, आपका आर्गुमेंट आ गया कि चूंकि वहां पर मजबूरी है, लोग नहीं है, पार्टी उतनी फैली नहीं है, तो किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज की तरफ भी जाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।